हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट। आई होप सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से हो रही है। अब आप लोग के पास कम समय बचा है तो इस कम समय को ही हम लोग यूटिलाइज करने के लिए कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक नए तरीके से आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेके आएँ। एमसीक्यू की जो ये वीडियो आएगी, ये वीडियो ऐसी होगी जिसमें आपको 50 क्वेश्चन डेली आएंगे और उसका टाइमिंग क्या होगी कि 1:30 आपके 1.5 घंटे से कम समय में कोशिश की जाएगी कि इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको तैयार किया जाएगा, जिससे आप लोग के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग इजीली अपने सारे क्वेश्चनों को 100 में 100 मतलब कि 50-50 आप अटेम्प्ट करके ही आएँ। 50 क्वेश्चन पूरे आप अटेम्प्ट कर ही के आप सबमिट करें। तो इसीलिए हमने आज जो स्टार्ट करा ये एक तरीके से मैराथन क्लास ही ये तरीके से ही रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेटवर्क में किसी निर्दिष्ट कार्य का निष्पादन कहलाता है। तो अगर कोई नेटवर्क है, उस नेटवर्क में जो भी निर्दिष्ट कार्य होगा उसकी क्या निष्पादन क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी एक्टिविटी संक्रिया। संक्रिया एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सारे कार्य को कब हम कंप्लीट करते हैं उसके बारे में बताती है। डमी ऐसी एक्टिविटी होती है। अब मैं ऑप्शन को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा इतने ही कम समय में। तो चलिए डमी के बारे में बताता हूँ। डमी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें कोई भी रिसोर्स टाइप मनी कुछ भी यूज नहीं होता। ये एक तरीके से साइलेंट एक्टिविटी थी। वही बात करूँ अगर मैं इवेंट की, तो इवेंट एक ऐसी घटना होती है जो उसकी किसी भी वर्क की, ठीक है, प्रोजेक्ट का स्टार्ट होना और उसका कंप्लीट होना ही बताता है। क्या होता है? वो इवेंट एक घटना होती है। और ठेका तो आप जानते ही हो। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी टर्म है जो बताती है कि सामग्री और उपकरणों को दिया जाएगा और तथा कार्य पूर्ण किया जाएगा। तो इसमें अगर किसी भी ऐसी टर्म आती है जिसमें हम सामग्री और उपकरणों के बारे में और कार्य को कंप्लीट होने, वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में बताया जाए, तो वो होती है हमारी स्कोप होती है। अगर मैं बात करूँ अपने ऑप्शन में, तो क्वांटिटी सर्वेक्षण। क्वांटिटी सर्वेक्षण ऐसा सर्वे होता है जिसमें हम अपने मटेरियल को कितना यूटिलाइज करते हैं प्रोजेक्ट में, उसके पहले प्रोजेक्ट की स्टार्ट से पहले सारी जो भी प्रोसेस लेती हैं, जो भी वर्क करती हैं, वही होती है क्वांटिटी सर्वेक्षण। और मार्कअप के बारे में बात करें, देखो मार्कअप एक ऐसा टर्म होता है जो जब आप किसी चीज़ को जिस लागत में लाते हो कर उसे और ख़रीद के और जिसमें बेचते हो, तो दोनों की जो मूल्य के बीच में डिफरेंस होता है, वही होती है क्या होती है? हमारी मार्कअप होती है। और निविदा ऐसी एक टेंडर प्रोसेस जिसमें आप कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करने के लिए एक तरीके से एक पेपर वर्क कराते हो, होती है हमारी टेंडर होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लोरनेट के ग्राफिकल गुणों के उपयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? देखो ग्राफिकल गुण जो भी इसमें आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि एक क्या होंगे, एक सब क्वेश्चन होंगे, सब टाइटल 1, 1, 2, 3 दे देंगे और फिर कहेगा कि ऑप्शन में इनमें से चूज करो कि कौन सा करेक्ट है। थोड़ा लॉन्ग होता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन इजी होता है सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलो मैं बात ही करूँ, तो इसमें कह रहा है कि रिजर्वायर नपे रिशन द्वारा वाश की गणना करना। सेकंड में कह रहा है कि बांध के नीचे से ऊपर की ओर लगने वाले बल को ज्ञात करना। तीसरे में कह रहा है कि बांध के नीचे पाइपिंग होने की संभावना की परख करना। ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं? जब आप कोई चार्ट बनाते हो बार चार्ट में, ये सारे प्रोसेस आपको देखने होते हैं कि क्या उनके बीच रिलेशन हो सकती है। एक वर्क हो गया, एक एक्टिविटी आपकी हो जाएगी कि उनके ऊपर कोई फर्स्ट फ्लोर वगैरह तो नहीं लगेगा जिससे ब्रेक हो जाए हमारी पाइप जो भी आप इंस्टॉल करोगे। या एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें ये पता करते हो कि आपकी उसके बांध के नीचे जो भी आप बनाते हो उसमें और कितनी संभावना है इसको वर्क करने की, ठीक है। तो ये सारे क्या हो सकते हैं? हमारी एक फ्लोनेट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज होते ही होते हैं। तो क्या यहाँ हो जाएगा? यहाँ तीनों सही हो जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सीपीएम नेटवर्क, कह रहा है कि सीपीएम नेटवर्क में, ये वाली क्वेश्चन है, कह रहा है क्या है ये? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए सीपीएम नेटवर्क पर विचार करते हुए अंकित, तो इसमें कौन सा इसमें सीपीएम नेटवर्क है? सीपीएम नेटवर्क होता है कि क्रिटिकल पाथ मेथड, इसका फुल नेम होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। कह रहा है कि इस पे विचार करके बताइए कि क्या इसमें से कौन सही है। तो जो ये ऑप्शन में ध्यान दे, तो कह रहा है कि संसाधन की उपलब्धता के बिना संक्रिया क्रम निर्धारण, ये नहीं होता है। बी ऑप्शन में कह रहा है कि संक्रिया के लिए न्यूनतम प्रत्यक्ष लागत, देखो एक्टिविटी में कोई कास्ट की तो बात ही नहीं होती थी, ये तो गलत है। फिर कह रहा है कि संक्रिया के लिए न्यूनतम कुल लागत की अवधि, ये भी नहीं होती है। थर्ड डी ऑप्शन में कह रहा है कि प्रत्येक अलग अलग संक्रिया, ठीक, अलग अलग संक्रिया के लिए संसाधन उपलब्ध करना पर विचार करते हुए संक्रिया का क्रम निर्धारण, क्योंकि सीपीएफ में क्या होता है, रिसोर्स और टाइम की बात होती है।
एक चीज़ तो नोट कर रख लो अपनी नोटबुक में कि जो सीपीएफ होता है क्या होता है, रिसोर्स और टाइम को कंज्यूम करता है। तो यहाँ अगर मान लो कोई रिसोर्स कास्ट जो भी अगर बढ़ रहा है तो इसके साथ ये भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, नॉन लीनियर टाइप में इंक्रीज करती जाएगी। तो ये जो होता है यही हमारी क्या हो जाती है, सीपीएफ हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पाँचवीं में कह रहा है कि एक परियोजना के विभिन्न कार्यों की प्राथमिकताएं, यहाँ एक नोट देखना, प्राथमिकताएं स्थापित करने और बनाए रखने की तकनीक कहलाती है। ये तो वो कौन सी होती है, जो भी हमारी वर्क होता है उसमें जो भी फ्लो शेड्यूलिंग बनाते हैं वो क्या होती है, हमारी एक फिक्स्ड टर्म होती है, वो होती है हमारी क्रांतिक फ्लो शेड्यूलिंग। अगर मैं बात करूं और ऑप्शन में तो कह रहा है इवेंट फ्लो, जो भी इवेंट फ्लो शेड्यूलिंग होती है, जैसे कोई घटना होगी, कब एंड होता है, कब क्या वर्क होता है, ये सारी चीज़ों को उसमें प्राथमिकताएँ दी जाएगी, तो ये होती है इवेंट फ्लो शेड्यूलिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 में कह रहा है कि किसी परियोजना के करने के लिए किसी परिपात, ठीक, यहाँ एक चीज़ नोट करते जाना कि किसी परियोजना को पूरा करने के लिए परिपथ जाल का क्रांतिक पथ पूछ रहा है। कह रहा है कि क्रिटिकल पाथ जो होगी वो क्या दर्शाता है हमारा, तो क्रिटिकल पाथ हमारा लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट होता है, उसकी पाथ होनी चाहिए और क्या होनी, न्यूनतम टाइम होनी चाहिए, मिनिमम उसका क्या होता है, समय होनी चाहिए। तो हमारा ये इसका फिक्स आंसर, सही आंसर है। अगर हम बात करें तो 7 की, ठीक है, देखो इन सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको मिलेगी कब, जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा एम है कि कम से कम 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट किए जाए मैराथन में, डेली 50-50 क्वेश्चन के टर्म में आते रहेंगे, फिर आपकी फाइनल पीडीएफ मिल जाएगी। तो हम 7वें क्वेश्चन की बात करें, इसमें कह रहा है कि किसी संक्रिया का टी, ठीक है, टी, टी पी, टी एफ, ये है टी नॉट है और ये है टी पी, ठीक है, पेसिमिस्टिक टाइम, ये है टी एम मोस्ट लाइकली टाइम। कह रहा आशावादी, निराशावादी और अधिक संभावित समय का आकलन दर्शाता है, तो टी एक्सपेक्ट जो इसकी टाइम होती है अपेक्षित समय का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। तो ये जो भी एक्सपेक्टेड टाइम अपेक्षित समय होता है ये होती है टी नॉट, ठीक है, 4 टी एम प्लस टी पी डिवाइड बाई क्या होती है, 6 होती है। ये होती है क्या, हमारी अपेक्षित समय होती है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल पे भी इससे बन सकते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, 8th की, तो अगर 8th की बात कर रहा हूँ तो इसमें कह रहा है क्रांतिक पथ होता है। तो मैंने बताया कि क्रांतिक पथ क्या होता है, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट पाथ होता है और सबसे कम टाइम को यूटिलाइज करता है, तो हमारी क्या होती है, क्रांतिक पथ होता है। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, सबसे लंबा पाथ ही क्या होता है, हमारा क्रांतिक पाथ होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि पर्ट के विश्लेषण में घटना का मतलब है, पर्ट का, अब देखो ये भी पर्ट का पूरा नाम पूछता है आपके एग्जाम में कि पर्ट का फुल नेम बता दो। तो पर्ट का पूरा नाम होता है प्रोग्रामिंग इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्या होती है, रिव्यू टेक्निक होती है। ये होती है हमारी क्या होती है, पर्ट होती है। और इसी के कह रहा है कि इसके विश्लेषण में घटना का क्या मतलब, इवेंट जो होती है उसका मतलब क्या है। तो जो भी पर्ट होता है उसमें इस इवेंट का मतलब, घटने का मतलब होता है किसी कार्य का प्रारंभ और अंत करना। किसी भी, हमें ये नहीं पता होता है क्योंकि देखो पर्ट में क्या होता है कि आपकी जो पर्ट होती है ना ही रिसोर्स को यूटिलाइज करती है और ना ही समय को, ठीक है, ना ही रिसोर्स और ना ही टाइम, दोनों को यूटिलाइज नहीं करते। हमें ये फिक्स टाइम नहीं पता होता है कि कितना इसका लगने वाला टाइम और कितना समय। तो हमें ये कंफर्म करना होता है कि हमारा कार्य का प्रारंभ और अंत होना ही क्या होता है, हमारा पर्ट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि किसी विशेष वस्तु का तीर, किसी विशेष वस्तु का तीर चित्र प्रदर्शित करता है, तीर, ठीक है, तो इसमें डायग्राम को में इस देखने और बताने हैं। तीर ए को जाना जाता है, देखो तीर ए को कैसे जानेंगे क्या है। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें इससे सॉल्व करूं, देखो जो सीपीएफ में होता है हम जब कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये कौन सी हमारी तार्किक संक्रिया है या क्रांतिक संक्रिया है या डमी संक्रिया जो भी है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से 4 हो गई, 4 को इसमें जब इस एक्टिविटी को जोड़ेंगे तो इसका जो अर्लीस्ट टाइम क्या होता है, यहाँ 4 है तो पहले यहाँ 4 पहले लिखते हैं। यहाँ 0 0 से हम किसी टर्म को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जब हम फर्स्ट टाइम, ये वाली हमारी जो फर्स्ट 0 जो शो करते हैं ये कहते हैं हमारी अर्लीस्ट टाइम होती है, और सेकेंड वाली होती है जो लेटेस्ट फिनिश टाइम होती है। तो अब मैं बात करूँ तो ये 4 होगी, तो 4 जब इसमें मल्टीप्लाई प्लस करते जाएंगे, प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इधर से जब हम आएंगे तो लेटेस्ट फिनिश टाइम के सॉल्व करते आएंगे।
तो अब हम आते हैं इधर से, तो ये पहले ये हो गई, तो फिर 4 और ये 6, जब यहाँ वाले पे आएंगे तो क्या हो जाएगी 10। पहले एक वाले से सॉल्व करके जाते हैं, फिर में हम लोग लास्ट वाले से स्टार्ट करके बैक फर्स्ट साइड आते हैं, तो जिससे हमें पता चलता है कि कितनी उसकी अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगी। तो अब मैं बात करूँ, इधर से 10 हो गया। अब मैं जब इधर से सॉल्व करके जा रहा हूँ इस वाली एक्टिविटी से, देखो पहले क्या था 1, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 से स्टार्ट किया, 2 पे गया, 2 से मैं 4 पे गया, तो हमारी फिनिश टाइम कितनी आ रही है, पहले हमारी आ रही है 10, और फिर उसके बाद कितनी आ रही है, फिर मैं इधर से सॉल्व करके जा रहा हूँ, 1 लिया एक्टिविटी, फिर 2 लिया, फिर क्या लिया 3 लिया, देखो यहाँ से ये जा रही है ना, एक इधर भी आ रही है, तो 3 लिया, फिर इसके बाद मैंने इधर से फिर मैं इधर जा रहा हूँ कम अपने फाइनल की तरफ, तो 4 हो गए। तो ये इसका अगर जोड़ें तो ये 4 ये हो गई और ये 0 हो गई, ये तो एक तरीके से तो किसी कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन एड ये वाली होगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, इसके हिसाब से हमारी वैल्यू 12 आ रही है। लेकिन देखो ध्यान देना, कभी भी जब हम आगे की वैल्यू काउंट करते जाते हैं तो जो वैल्यू मैक्सिमम होती जाती है उसी वैल्यू को हम ऐड कर मतलब टेक करते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हमारी जब 8 4 12, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अब 12 हो जाएगी। हम 10 नहीं लेंगे क्योंकि हमारी क्या होती है, लॉन्गेस्ट जो भी टाइम पीरियड लेते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट पाथ वाली लेती हैं, उस वाले को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं इस 8 वाले को, अगर मैं फर्स्ट थर्ड, ठीक है, फिर जाता हूँ फर्स्ट थर्ड और उसके बाद फोर्थ पे जाता हूँ, तब कितना हो जाएगा 8 8 16 हो जा रहा है मेरा, ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पाथ। तो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू अब हो जाएगी 16, और यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ आ गई 8। अब देखो यहाँ से अब फिर जब मैं बैक होकर सॉल्व करूँगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम देखूँगा, सॉरी लेटेस्ट स्टार्ट टाइम देखूँगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से जब घटाऊँगा इस वाली वैल्यू को, तो यहाँ क्या हो जाएगी 16, 16 में से 6 घटाऊँगा 10, 10 हो जाएगी मेरी वैल्यू। अब घटाते हुए जाएंगे, फिर ऐसे इधर से जब सॉल्व करके जाते हैं तो इधर घटा के आएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगी 16 में से 8 गई तो 8, फिर इधर इस वाली टाइम पे जाएंगे तो हम बैक आ जाते हैं, तो इधर से फिर इधर सॉल्व करेंगे, जो हमारी कम टाइम होती है उसको लेते हैं, फिर यहाँ से जब इधर आए तो हमारी कितनी टाइम आ रही है 8 आ रही है, तो इसके हिसाब से हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 8 वैल्यू, क्योंकि अभी ये फिनिश टाइम ये होके आ रही है। तो अगर मैं देखूँ कौन सी हमारी दोनों को घटाने, तब देखो इसमें से जो लेटेस्ट सॉरी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, इन दोनों को घटा के जो वैल्यू हमारी बनती है वही क्या होती है, क्रांतिक पाथ बनती है। तो देखो ये वाली को घटाओ 0 0, ये वाली को घटाओ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 16 करिए, फिर इसको घटाओ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 16 ही हो जा रहा है ना, पहले 16 को ही फाइंड आउट करके फिर सॉल्व करते तो 16, ये भी 0 हो गए, तो मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा लेटेस्ट क्रिटिकल पाथ, सॉरी ये क्रिटिकल पाथ, यही हमारा क्या हो जाएगा क्रिटिकल पाथ। लेकिन अब ये वाली क्या हो जाएगी, ये हो गई सब क्रिटिकल पाथ हो जाएगी, तो यहाँ की इसके हिसाब से क्या हो जाएगी हमारी उपक्रांतिक प्रक्रिया सही हो जाएगी। हो गया ना, इसने किसके बारे में पूछा है, ए के बारे में पूछा, अगर यही बी के बारे में पूछता तो क्या होता, हमारी ए ऑप्शन सही हो जाता, क्या हो जाती क्रांतिक संक्रिया हो जाती। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गया होगा अब तक, अगर ना समझ आए तो इस पर बताना कि मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बताऊँ। अब हम आते हैं 11 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विभिन्न कार्य स्टेशनों के मध्य पदार्थ स्थानांतरण की मात्रा को अनुमानित करने हेतु प्रयुक्त चार्ट कहलाता है। कह रहा है कि किसी भी पदार्थ की, ठीक है, मटेरियल की हम स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पे करते हैं। मान लो ये मेरा कंस्ट्रक्शन जहाँ से हमने कोई प्रोडक्ट बना, जैसे कंक्रीट वगैरह की सप्लाई इस जगह से करा रहा हूँ, किस जगह पे, यहाँ हमारा प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है, तो इसके बीच जो भी होता है ये क्या होता है, हमारा यात्रा चार्ट बनता है। आप देखे होंगे कभी कभी ट्रेन वगैरह के लिए तो आप पहले से यात्रा चार्ट बना जाती है कि आपको फिक्स करने के लिए कि कहाँ से कहाँ हमारा किसकी सीटिंग होगी, कहाँ से कौन सी ट्रेन जाएगी, तो ये सारी क्या होती है यात्रा चार्ट होती है। अगर मैं बात करूँ फ्लो चार्ट की, फ्लो चार्ट तो हमारा जो भी वर्क करता है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ते हुए जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे एक दूसरे से जो भी वर्क होते हैं वो सारे किस में आते हैं, प्रवाह चार्ट में आते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि निर्माण योजना के लिए क्रांतिक पथ, निर्माण योजना में क्रांतिक क्रिटिकल पाथ के लिए मुक्त फ्लोट फ्री फ्लोट हो सकता है, क्या हो सकता है, कह रहा है कि ऑप्शन में कुल फ्लोट से अधिक। अब देखो फ्री फ्लोट होता क्या है कि जो भी हमारी एक्स्ट्रा अवेलेबल टाइम होती है, ठीक है, किसी भी वर्क के लिए जब एक्स्ट्रा अवेलेबल टाइम होती है, किसी भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए बिना इफेक्ट किए, बिना विलम्ब किए जो समय होता है वही क्या होता है, मुक्त फ्लोट होती है। अगर वहीं तो अगर जो फ्री फ्लोट होता है वो क्या होता है कि मिनिमम टाइम होता है, क्या होता है ये मिनिमम टाइम होता है। फ्री जो होती है स्वतंत्र, सॉरी इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होती है, ये होती है फ्री फ्लोट होता है हमारा एक्स्ट्रा अवेलेबल टाइम होता है, और जो इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है वो क्या होती है हमारी
स्वतंत्र जो फ्लोट होता है वो क्या होता है, हमारे मिनिमम टाइम में लेता है। तो यहाँ कह रहा है कि निर्माण योजना के लिए क्रांति पक्ष में मुक्त फ्लोट हो सकता है, तो वो जो होगा क्या होगा, वो स्वतंत्र फ्लोट से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो गया, ये तो एक्स्ट्रा टाइम हो गई ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा फ्री फ्लोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, किससे, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र वाले फ्लोट की वैल्यू से क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि न्यूनतम संभावित समय जिसके लिए संक्रियाओं को एक्टिविटी को अनुसूचित किया जा सकता है को निम्न में से किससे दर्शाते हैं। तो जो भी हमारी समय होती है, जो भी टाइम पीरियड होती है, उसको किससे हम रिप्रेजेंट करते, वो होती है हमारी क्रैश पीरियड होती है। वो क्या होती है, हमारी क्रैश पीरियड होती है। ये अगर लॉजिकली देखो तो देखो यहाँ समय की बात कर रहा है, ठीक है, कह रहा है न्यूनतम संभावित समय जिसके लिए। तो ऐसे भी अगर क्वेश्चन को अगर आपको क्या होना लॉजिकली सॉल्व करने हो तो डायरेक्ट देखो जहाँ वो समय की बात कर वही ऑप्शन करेक्ट कर दो। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो अपने एग्ज़ाम को, लेकिन हर जगह मत ट्राई करना ऐसे। तो ये हो गई हमारी क्रैश पीरियड हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 में कह रहा है कि गैंट चार्ट जानकारी प्रदान करता है। अब देखो गैंट चार्ट होता क्या है। गैंट चार्ट के बारे में अगर बात करें तो जो भी हमारी जैसे प्रोजेक्ट होती है, प्रोजेक्ट में जो भी शेड्यूलिंग होती है, जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटी को, ठीक है, एक्टिविटी और टाइम्स के साथ, वही होती है हमारी क्या होती है, गैंट चार्ट होती है। तो इसमें हमारी क्या होती है, जो भी उत्पादन, जो भी मटेरियल की ही बस बातें की जाती है और किसी चीज़ की बात नहीं की जाती, ना ही इसमें कोई कास्ट होता है, होता है, ना ही क्रय विक्रय, ये सब कुछ नहीं होते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी गैंट चार्ट जानकारी प्रदान कौन सी, उत्पादन अनुसूची को हमारे बारे में बताती है। बाकी इसमें कोई भी कास्ट की बात नहीं होती किसमें, गैंट चार्ट में। इसीलिए क्या किया गया, इसको दोबारा इम्प्रूव किया गया किससे, माइलस्टोन चार्ट से, ये इम्प्रूवमेंट किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक पर्ट की घटना नहीं है। देखो ऐसे लॉजिक, देखो एक क्वेश्चन आ गया लॉजिक टाइप में आपको सॉल्व करने की, पर्ट की घटना नहीं है। मैंने बताया था कि पर्ट की घटना क्या होती है, पर्ट किसी भी समय को स्टार्ट और क्या होता है, इंड होना ही बस बताता है, वो क्या होती है, हमारी घटना होती है। पर्ट में घटना क्या होती है, स्टार्ट बताती है और उसकी इंड बताती है, और कुछ नहीं बताती। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो देखो ऑप्शन में कह रहा है कि, कह रहा नहीं है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। कह रहा है साइट की खोज आरंभ की गई, देखो स्टार्ट हो रहा है ना वर्क, यहाँ स्टार्ट किया जा रहा है वर्क, ये क्या होगी, पर्ट की घटना हो गई। बी ऑप्शन में कह रहा है कि सत्र का काम पूरा हुआ, ये कंप्लीट हो रहा है, मतलब काम का कंप्लीट हो रहा है, भी क्या है, पर्ट की घटना है। सी ऑप्शन में कह रहा है कि बस जयपुर से चली, मतलब कि ये भी एक क्या हो गई, बस जयपुर से चल रही है, मतलब स्टार्ट हो रही है। अगर मैं बात करूँ डी ऑप्शन की, कह रहा है कक्षा में भाग लिया जा रहा है, जो कि ये अभी प्रोसेस चल रही है, जिससे कि ये घटना नहीं है। घटना क्या होती है हमारी, स्टार्ट और इन प्रारंभ और अंत का समय क्या होती है, पर्ट की घटना बताती है। तो इसके हिसाब से कि कौन सी घटना नहीं है, डी ऑप्शन है, क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कुल फ्लोट समय की वह मात्रा जो प्रोजेक्ट के नेटवर्क के क्रियान्वयन में इनमें से किसके बिना विलंब के होने वाले विलंब को दर्शाता है। कह रहे बिना विलंब के होने वाले विलंब को दर्शाता है। जो भी हमारी प्रोजेक्ट की पूरी फाइनल कंप्लीशन टाइम होती है, उसी को क्या होती है, हमारा जो भी फ्लोट समय दर्शाता है। कौन कुल फ्लोट क्या होता है, मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होती है, जो भी टाइम डिले होते हैं उसके थ्रू प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की एक बताता है कि कितना विलम्ब कर सकते हैं उसमें। तो वही क्या होगी, हमारी पूरे प्रोजेक्ट की बात करता है, पूर्ण करने की विधि होती है, वो होती है कि हमारी कुल फ्लोट की होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीपीएम में कह रहे हैं कि सीपीएम नेटवर्क में आक्रांतिक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है। आक्रांतिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो जीरो से उसकी वैल्यू लेस हो, ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो क्रिटिकल वैल्यू से उसकी कम हो जाए वैल्यू होती है नॉन क्रिटिकल। तो मतलब कि जो भी लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, जब मैंने सॉल्व किया था प्रोजेक्ट, जब बना रहा था मैं, तो देखो ऐसे बता रहा था ना, ऐसे क्वेश्चन था, ऐसे सॉल्व किया था। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो जो नॉन क्रिटिकल कौन सी, जब इसमें से ये वाली वैल्यू यहाँ से जो लेटेस्ट फिनिश टाइम बता रहा था और जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, बस अर्लीस्ट फिनिश टाइम बता रहा था, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जब इनकी बात करते अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो जा रही थी ना, जैसे चलो मैं इसी को दिखा दे रहा हूँ है क्या था। देखो ये वाली वैल्यू यहाँ ज़्यादा हो रही है, ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये 4 हो रहा है, ये 8 हो रही वैल्यू, तो ये ज़्यादा हो रही है ना, ये कम हो रही है वैल्यू। तो अगर कहने का मतलब अगर लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या हो गई, कम हो गई, ये ज़्यादा हो गई किससे, अर्लीस्ट फिनिश टाइम से, तो ये क्या हो गई हमारी नॉन क्रिटिकल हो गई। यही होती है हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के बारे में बताता है। अब तो हम इसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं कि हमारी जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है जो क्या है,
मैक्सिमम किससे, अर्लीस्ट फिनिश टाइम से, और या अगर कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है वो किससे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से ज़्यादा कौन, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगर ए ऑप्शन की बात करूँ तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी की बातें करता है, क्रांतिक संक्रिया के बारे में बताता है कौन, अगर ये सब क्या हो गए, ई एस टी बराबर क्या होगा, एल एस टी, या एल एफ टी बराबर हो गया, ठीक है, एल एफ टी, ई एफ टी बराबर हो गया अगर एल एफ टी, तो ये क्या हो गए, ये हो जाएगी हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगी। अगर यही वैल्यू क्या होगी, अगर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम अगर ज़्यादा हो गए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के डायग्राम हमारे पास है नहीं, तो हम आते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन में कह रहा है इन्होंने कि किसी रचना का समय एवं प्रगति प्रोग्रेस चार्ट होती है। देखो किसी भी टाइम, ठीक है, टाइम को बनाना और रिप्रेजेंट करना किसी ग्राफिकल के थ्रू, वो कौन से चार्ट होते हैं, वो दान चार्ट, बार चार्ट भी हो सकता है, गैंट चार्ट भी हो सकता है, माइलस्टोन चार्ट हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रचना का समय एवं प्रगति प्रोग्रेस चार्ट क्या कहलाता है, गैंट चार्ट, गैंट चार्ट और माइलस्टोन चार्ट सब हो सकते हैं। उपरोक्त में से चारों, डी ऑप्शन सही। अब हम बात करते हैं 20 सब। कह रहे हैं कि दुर्घटना के घटाने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, हमारी जो भी इंजीनियरिंग प्रोसेस होती है हम किसको क्या करते हैं, दुर्घटना को घटाने के लिए बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि दुर्घटना को घटाने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों की निम्न समूहों में बांटा जा सकता है, 3 समूह में बांटा जा सकता है। उस निम्न समूह कौन से होंगे, 3E की बात कर रहा है। अगर 3E की बात कर रहा है तो कौन से हो सकते हैं कि दुर्घटना को घटाने के लिए जो बनाए गए हैं, वो हो सकते हैं, पहला हो सकता है इंजीनियरिंग। हमारी इंजीनियरिंग का काम ही होता है कि हम क्या करें, किसी भी घटना को रोकने के लिए ही, कंट्रोल करने के लिए हम इंजीनियरिंग के सारे प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें आप फर्माबंदी या जो भी आप एक्टिविटी करते हो, कंस्ट्रक्शन में, सारे केस में इंजीनियरिंग में होते हैं। या हो सकता है हम क्या करते हैं, प्रवर्तन, ठीक है, प्रवर्तन भी इसके क्या होते हैं, एक प्रोसेस ही होते हैं। तो ये होगी प्रवर्तन। और एक होती है एजुकेशन। एजुकेशन भी क्या होता है, किसी भी, जैसे मान लो जो भी काम कर रहे हो एम्प्लॉय, उनको क्या होता है, एक एजुकेट किया जाता है, जैसे फायर वर्क हो गया या जो भी हो गया, तो आप हेलमेट लगाओ, ये सब क्या है, एजुकेशन के ही थ्रू किया जाता है। तो प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और एजुकेशन, ये 3E होते हैं किसके लिए, दुर्घटना को घटाने के लिए वर्क करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त इसमें यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो कोई भी प्रबोधन तो होता ही नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए, या उपयुक्तता तो आपको यूज करने ही नहीं है कि आप दुर्घटना को घटाने के लिए उपयुक्तता कहीं यूज ही नहीं करते हो। अब हम आते हैं इसमें 21 पे। 21 में कह रहा है कि किसी परियोजना नेटवर्क में डमी, ठीक है, डमी कार्य के निम्न उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तो डमी एक्टिविटी को क्या होती है, डमी एक्टिविटी ऐसी साइलेंट एक्टिविटी जो ना ही समय, ठीक है, ना ही रिसोर्स सामग्री, ना ही मनी, इन तीनों को कभी यूज में लाया ही नहीं सकता। ये बस ये बताने की कोशिश करते हैं डमी एक्टिविटी कि हम अगर कोई कार्य डिले हो रहा है, मान लो अगर ये हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही थी, फिर एक्टिविटी कुछ टाइम के लिए डिले हो रही है, तो इसके साथ पैरेलल में कोई अगर वर्क हो रहा है तो उसको जोड़ने के लिए ही हम क्या करते हैं, पैरेलली दूसरे के साथ ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, डमी एक्टिविटी लेते हैं। ये कोई समय नहीं लेता, ना ही कोई वर्क करता है, ठीक है, ना ही इसमें पैसे लगते हैं, बस इसकी अगर काम डिले होने के लिए क्या करते हैं, इसको बस ऐड कर देते हैं, इसको हम डॉटेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो डमी एक्टिविटी को इसमें ज्वाइन करते हैं वो होती है, इसे डॉटेड डिनोट करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि डमी एक्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं, डॉटेड वैल्यू क्या होती है, डॉटेड, ऐसे डॉटेड वैल्यू बनते हैं, इसको क्या होते हैं, शो करते हैं डमी एक्टिविटी को। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक सीपीएम नेटवर्क में इवेंट आई है, एक सीपीएम नेटवर्क में इवेंट आई का विलंबित समय, देखो यहाँ क्या कि इसने बता रखे कि विलंबित समय कौन से हैं, फिर कह रहा है उसका समय कितना, विलंबित समय का 10 सप्ताह, मतलब हमारी जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है उसने बता रखे हैं सीपीएम में। और कह रहा है कि आईजे एक्टिविटी को 4 सप्ताह में समय लेती है, तो इवेंट जे के लिए 16 में, यहाँ भी इसने 16 दे दिया, सप्ताह कौन सी, जे के लिए। और कह रहा है कि इसका फ्लोट बताइए आईजे का कब होगा। तो अगर मैं इसको डिनोट करूँ एक एक्टिविटी के थ्रू, तो देखो यहाँ हो गई ए, हमारी ए हो गई आई एक्टिविटी, ये इसको हम क्या करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। अब मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ जे से। अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो इसने पहले क्या बता रखा है, आई के लिए इसकी कितनी है, इसकी विलंब समय, यहाँ इसने 10 दे रखे हैं, और इसके लिए क्या इसने दे रखा है, जे के स्टार्ट टाइम दे रखा है 16, और बीच की जो इसके डिले का, ठीक है, जो टाइम ले रहा हो कितना ले रहा है, 4 ले रहा है। तो जब हम किसी फ्लोट के लिए समय निकालते हैं, ठीक है, टी
एल जे, ठीक, जो भी इसके अगर मान लो इस वाले की बात कर रहा है ना, आई जे के लिए फ्लोट की टाइमिंग पूछ रहा है आई जे की, तो जब इसको सॉल्व करते तो इसमें से इसकी वैल्यू, ठीक है, इन दोनों को घटा देते हैं, जो हमारी लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होती है और जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होती है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इसमें से इसको घटाएंगे और इसकी जो वैल्यू हमारी टाइम गिवन होती है इसको भी घटा देते हैं इसमें से फाइंड आउट करने के। तो क्या करेंगे हम 16 माइनस 10 माइनस 4 कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आ जाएगी 2 दिन आ जाएगी। ये वैल्यू क्या होती है हमारी फ्लोट की टाइम पीरियड बताती है। सॉल्व हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी, ठीक है, सॉरी डी, 2 सप्ताह हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम गतिविधि है, कृत्रिम या आर्टिफिशियल एक्टिविटी है। अब मैं बात करता हूँ तो आर्टिफिशियल कौन सा हो सकता है, जो भी कार्य चल रहा है, ठीक है, किसी काम का होने वाला अगर ना हो रहा हो या उसका अगर मान लो डिले हो रहा है कम, तो ही क्या होता है कृत्रिम, हम अलग से काम कराते हैं। तो जब हम यहाँ बात करता हूँ तो जो ए ऑप्शन है ये कह रहा है नींव की खुदाई, ये क्या है, ये हमारा फिक्स वर्क हो रहा है ना, जो हमारे प्रोजेक्ट में काम हो रहे हैं ये क्या होती हैं, ये हमारे नेचुरल वर्क हो गया। तो ऐसे ही जो हमारी ए ऑप्शन होगी, फिर कह रहा है ठोस सामग्री के आगमन, ये आगमन का इंतजार कर रहा है। वेट होना ही क्या होता है, एक कृत्रिम गतिविधि होती है। सी ऑप्शन में कह रहा है न्यू कंक्रीट को बिछाना, ये भी हमारा एक वर्क हो ही रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है न्यू कंक्रीट की, डी में कह रहा है न्यू कंक्रीट की तरह ये भी हमारी वर्क हो ही रहे हैं। तो जो कृत्रिम होती है वो क्या होता है, वेट लॉस या किसी चीज़ की डिले होना ही क्या होता है कृत्रिम गतिविधि होती है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगी हमारी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 में कह रहे हैं कि निम्न में फ्लोनेट के निर्माण की प्रक्रिया दी गई है, इसमें एक प्रोसेस दी गई है, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा क्रम सही है। अब आपको प्रोसेस बताने हैं, जैसे आप प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो भी वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, तो ऐसे ही इसमें कह रहे हैं कि इससे प्रोसेस दे रखें और फिर पूछ रहे हैं कि इसका बताओ कि कौन सा सही होगा ऑप्शन, कौन सा इसका करेक्ट प्रोसेस है। तो अगर हम बात करें इसमें जो फर्स्ट दिया है उसमें कह रहा है कि सीमा रेखा या सीमा समविभव रेखा के सन्निकट एक प्रवाह रेखा, एक समविभव रेखा खींचना, ये सही है कि जब आप काम करते हो। बाकी फिर सेकंड में कह रहे हैं कि सुविधाजनक पैमाने के अनुसार जलीय संरचना, दबोचता या जूल उन्नयन तथा मृदा परिच्छेदिका को देखना, ठीक है। तीसरे में कह रहे हैं कि रेखा चित्र को अधिक समविभव रेखाओं तथा प्रवाह रेखाओं को विस्तारित करें, सदैव दृष्टिगत रखें कि प्रक्रिया में स्थूलतः वर्ग आकृतियाँ निर्मित होनी चाहिए, ये भी सही है। सीमा स्थितियों को निर्मित करें, ये भी सही है। अब देखो ये सारे तो हो गए हमारे फ्लोनेट के प्रोसेस हो गए, लेकिन किस क्रम में होंगे। अगर मैं क्रम देखूँ तो हमारा जो एक इसको सॉल्व करने के लिए है, जब हम किसी काम को स्टार्ट करता हो तो हमारे पूरी उसकी क्या होनी चाहिए, मान लो कोई वर्क है तो उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, उसकी संरचना के बारे में हम बात करते हैं। फिर हम आगे जब जाते हैं तो हम बात करते हैं कि उसकी क्या, उसके वर्क हो, क्या हमारे प्रोसेस, क्या कैसे कैसे उसको डिनोट करें, क्या हमारी फ्लो ड्यूरेशन होनी चाहिए। तो हमारा हो गया ये वाली प्रोसेस नेक्स्ट हो जाएगी। तो मतलब हम बात करें यहाँ पे पहले आएगा हमारा 2, फिर आएगी हमारी 4, मतलब कि 2 की इसलिए होगी पहले कि सुविधाजनक पैमाने के अनुसार हम पहले ही पैमाना डिसाइड करते हैं कि हमारी जो भी संरचना होगी कैसी होगी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे कि सीमा स्थितियों को निर्मित करते हैं, ये 4 हो गई। फिर हम क्या डिनोट करते हैं सीमा रेखा की, ठीक है, सीमा प्रवाह रेखा या सीमा समविभव रेखा के सन्निकट उसके साथ जो भी हमारी एक्टिविटी उसके पैरेलल होती है उसके बारे में डिनोट करते हैं, ये हो गई हमारी 1। और फिर होती है 3, हम उसको फाइंड आउट फाइनल करते हैं कि क्या हमारी ये सारी एक्टिविटी कितने समविभव रेखाओं तथा प्रवाह रेखाओं को विस्तारित कितने डेवलप करते हैं, ये सारी जिसकी भी दृष्टिगत रखते हैं जिस चीज़ के लिए, वही होती है हमारी क्या पूरी प्रोजेक्ट की आकृतियों को निर्मित करता है। तो ये हो गई हमारी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अभी यहाँ तक। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 में। कह रहे हैं कि आगामी गतिविधियों को प्रभावित किए बिना एक गतिविधि को पूर्ण होने से विलंब करने में लगने वाला समय। अब ये चीज़ ध्यान रखना, कह रहा है कि आगामी की बात कर रहा है, सक्सीडिंग एक्टिविटी की बात कर, आगामी गतिविधियों को प्रभावित किए बिना एक गतिविधि को पूर्ण होने में, कंप्लीट होने में प्रोजेक्ट में लगने वाला जो भी डिले समय कितना क्या कहलाता है। तो जो भी आगामी सक्सीडिंग एक्टिविटी को बिना, ठीक है, डिले किए बिना हम पूरी फाइनल को प्रोजेक्ट करने के लिए कंप्लीट जो करते हैं वो क्या होती है हमारी फ्री फ्लोट होती है। क्या होती है वो फ्री फ्लोट होती है। और टोटल फ्लोट के अगर मैं और बाकी, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा टी ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूँ तो बाकी ऑप्शंस में कह रहा है कि चलो टोटल फ्लोट हमारी क्या होती है मैक्सिमम अवेलेबल टाइम होती है, मैक्सिमम
अवेलेबल टाइम होती है किसी वर्क को डिले होकर प्रोजेक्ट होने, ठीक है। डिले विदाउट क्या होता है, डिले विदाउट अफेक्ट द कंप्लीशन टाइम, अफेक्ट द कंप्लीशन टाइम होती है, ठीक है। ये होती है हमारी क्या, टोटल फ्लोट होती है। अब हम बात करें इंटरफियरिंग फ्लोट की, हस्तक्षेप, ये क्या होती है, ये हमारी जो भी एक्टिविटी होती है, जो मिनिमम एक्टिविटी होती है उस वर्क को क्या करते हैं, ये शो ऑफ करते हैं, कौन सा, इंटरफियरिंग, लास्ट में मिनिमम टाइम, इसको आप एडजॉप्ट कर ही नहीं सकते, इससे अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। और इंडिपेंडेंट फ्लोट जो होती है, ये होती है क्या होती है, हमारी मिनिमम अवेलेबल टाइम होती है। मिनिमम अवेलेबल जो टाइम होता है वही क्या होता है हमारा, मिनिमम अवेलेबल टाइम, मिनिमम अवेलेबल टाइम विद डिले विदाउट अफेक्टेड कंप्लीट द प्रोजेक्ट होता है। इसमें सक्सीडिंग, ठीक है, आगामी और प्रतिगामी गतिविधियों को बिना प्रभावित किए ही काम होता है, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र फ्लोट होती है। तो अब मैंने चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्री फ्लोट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 26 में कि निर्माण योजना में अवास्तविक गतिविधि, ये ध्यान देना, गतिविधि को इंगित करती है जिसका अनुगामी गतिविधि तक शुरू तक नहीं किया जा सकता है जब तक इसके पहले की गतिविधि पूरी ना हो जाए। तो क्या होती है, कौन सी एक्टिविटी होती है, वो होती है हमारी एक्टिविटी, मैंने बताया कि डमी एक्टिविटी क्या होती है, ना ही रिसोर्स, ना ही टाइम, ना ही मनी, किसी चीज़ को ये यूटिलाइज नहीं करता। तो यहाँ यही कहना चाह रहा है कि अवास्तविक होती है, ये क्या होती है, कृत्रिम होती है, कृत्रिम एक तरीके से कहते हैं कि डमी एक्टिविटी क्या होती है, आर्टिफिशियल एक्टिविटी या अवास्तविक गतिविधि को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो ये हो गई कि हमारी डमी एक्टिविटी हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 से पूछ रहे हैं कि कौन सा विभाग जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्य का रखरखाव और निष्पादन देखता है। हमारा कौन सा डिपार्टमेंट होता है जो जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्य का रखरखाव, जो भी जैसे सीवर वगैरह है उनके डिजाइन, ये सारे मेंटेनेंस, ये सब कौन डिपेंड संभालता है, ये संभालता है हमारा जन स्वास्थ्य विभाग संभालता है। अगर मैं बात करूं लोक निर्माण विभाग की, तो लोक निर्माण विभाग में PWD के बारे में जानते हैं, जो भी रोड, बिल्डिंग, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं कौन संभालता है, PWD लोक निर्माण विभाग संभालता है। अगर मैं बात करूं बी ऑप्शन की, तो समाज कल्याण विभाग हमारी जो भी सोसाइटी के वर्क होते हैं, जैसे आप लोग देखते हो आपके स्कॉलरशिप वगैरह, ये के बारे में जो भी होती है कौन संभालता है, समाज कल्याण विभाग ही देखता है। आपके स्कॉलरशिप हो गई, आपके कॉलेज की जो भी, या किसी सोसाइटी के बारे में हो गई, ये सारी चीज़ें देखता है समाज कल्याण विभाग। अब हम आते हैं 28 की। 28 में पूछ रहे हैं कि गतिविधि का व्यक्तिकरण, इंटरफियरिंग फ्लोट, जो कि मैंने बताया इसका अंतर क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा इसे हम एडॉप्ट नहीं कर सकते। तो जो भी हमारी इंटरफियरिंग फ्लोट होती है इसकी वैल्यू होती है टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, ठीक है। इंटरफियरिंग फ्लोट बराबर होता है टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट होता है, इसी का डिफरेंस जो होता है वही क्या होता है हमारा इंटरफियरिंग फ्लोट। तो यही पूछा क्योंकि मध्य का अंतर होता है किसका, कुल प्लव और मुक्त प्लव का ही अंतर हमारा होता है, व्यक्तिकरण प्लव होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि क्रांति क्रिटिकल पाथ में होता है, जो भी क्रिटिकल पाथ जब बनाते हो, जब मैंने एक क्वेश्चन कराया तो उसमें जो हमारा जो व्यक्ति जो जीरो वैल्यू हो रही थी वही तो हो रही थी। मैंने यहाँ वाली मेरी 8 वैल्यू आ रही थी, यहाँ मेरी 0 वैल्यू थी, मैंने इसको एडॉप्ट किया था। बाकी यहाँ मेरी क्या आ रही थी 16 थी, यही मेरी क्या हो रही थी, यही मेरी एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ बन रही थी। तो जो वैल्यू जब इसको घटाएगा तो ये 0 स्लैक आएगा ना, इसको घटाओगे तो ये 0 स्लैक आएगा, ये 0 आती है। तो यही क्या होती है क्रिटिकल पाथ, वही पाथ होती है जिसमें क्या होती है हमारी स्लैक 0 होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 0 स्लैक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 30 पे। कह रहे हैं पूर्ववर्ती अनुवर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती पहले की और अनुवर्ती बाद की गतिविधि को प्रभावित किए बिना, सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग एक्टिविटी को बिना अफेक्ट किए कौन सी निश्चित जो गतिविधि होती है जितने समय लगते हैं विलंबित, वो कौन से क्या कहलाता है। तो होती है हमारी इंडिपेंडेंट फ्लोट होती है। मैंने बताया एक मिनिमम टाइम होती है, जो मिनिमम टाइम होता है वो बिना अफेक्ट किए ठीक है, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटी को बिना अफेक्ट किए ही हम इस पूरी कंप्लीट करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, तो वही हमारी स्वतंत्र प्लॉ कहलाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 में कह रहे हैं कि यदि एक क्रियाकलाप, ठीक है, यदि एक क्रियाकलाप के लिए आशावादी, देखो यहाँ दे रखे हैं T0 की वैल्यू दे रखी हैं, फिर कह रहे हैं निराशावादी TP पेसिमिस्टिक टाइम दे रखे हैं, फिर कह रहे हैं कि सर्वाधिक समय 3 है, TM मोस्ट लाइकली टाइम इन्होंने दे रखे हैं। अब कह रहे हैं कि TE की वैल्यू बताओ, प्रत्याशित समय की वैल्यू बताओ। देखो ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मैक्सिमम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसको सॉल्व करना, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, T0 + 4 TM प्लस क्या था TP
डिवाइड बाई वैल्यू क्या थी 6 थी। अब इसको सॉल्व कर लो तो इसकी वैल्यू क्या करोगे, यहाँ रखेंगे हम वैल्यू तो इसकी वैल्यू आएगी टी नॉट क्या दे रखा है 1 दे रखा है। उसके बाद मोस्ट लाइकली टाइम कितनी दे रखा है 3 दे रखा है, प्लस इसके बाद टी पी की वैल्यू कितना दे रखा है टी 8 दे रखा है। अब इस डिवाइड बाई 6 कर दो, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगी 1, ये हो जाएगी 12 प्लस 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 21 डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.5 डेज आ रहा है। ये हमारी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार खुद से पहले सॉल्व कर लेना एक बार और। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऋणात्मक प्लव क्या होते हैं, निगेटिव फ्लोट वो किस स्थिति को दर्शाती है। तो निगेटिव फ्लोट जो होती है वो क्या होती है, अतिक्रांतिक होती है। ठीक है, जो भी निगेटिव, जैसे मान लो 0 से कम वैल्यू अगर आ गई, ठीक, इसकी वैल्यू अगर 0 से कम, क्रिटिकल एक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी 0 से कम आ गई तो क्या हो जाएगी अतिक्रांतिक हमारी वैल्यू को बता बात करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी भी निर्माण कार्य के लिए विचार का संकल्पन किसकी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई मान लो प्रोजेक्ट हो रहा हो, अगर मान लो ए प्रोजेक्ट हो रहा है, इस ए प्रोजेक्ट के लिए किसकी आइडिया, कौन इसको विचार देता है इसको फाइन प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो वो जिसका आइडिया होता है, मान लो पैसे कौन लगाता है, पैसे तो ऑनर लगाता है, स्वामी लगाता है, बाकी ठेकेदार जो होता है इसको दिया जाता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए। एक सिलेक्शन प्रोसेस होती है टेंडर के थ्रू, और बाकी जो आइडिया देता है कौन देता है, इंजीनियर देता है। तो जो भी विचार का संपादन होता है किसी कार्य के लिए तो किसकी होती है, इंजीनियर की होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि एक परियोजना के पूर्ण होने का समय घटता है, परिणाम यह प्रायः यह होता है। अगर किसी प्रोजेक्ट का अगर कोई समय घट रहा हो, जैसे अगर ये कास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, क्रैशिंग टाइम का क्वेश्चन है, तो अगर मैं जब इसको एक ग्राफ के थ्रू डिनोट करूँ, अगर मान लो यहाँ कास्ट हो गई, यहाँ मेरी टाइम का डिनोट हो गया, तो कह रहे हैं कि अगर किसी परियोजना का समय घटता, मान लो ये वाला टाइम घट रहा, मतलब मेरा अगर टाइम घट रहा है तो हमारी क्या होगी, कास्ट भी घटेगी, कम टाइम लग, अगर ज़्यादा कम समय लगेगा तो हमारा पैसा भी कम समय लगेगा प्रोजेक्ट में। तो यही बता रहे हैं कि कह रहे हैं संसाधन तो नहीं होगा, क्योंकि जब भी किसी समय की बात होती है तो वहाँ हम क्या करते हैं, हमारी घटना लागत की बात होती है। और बाकी कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष लागत में बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ क्या है, अगर टाइम घट रहा है तो हमारा समय भी घट रहा है। बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन में कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष लागत में भी घटोतरी होती है। हाँ ये सही है, क्योंकि जब हमारा समय भी घटता है तो हमारी अप्रत्यक्ष लागत भी क्या होती है, घटती जाती है। इसके और डी में टैक्स की तो कोई बात नहीं होती है हमारे प्रोजेक्ट में, जो भी हम जब तक समय की बात अगर कर रहा है तो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निर्माण उद्देश्य के लिए विभाग निम्नलिखित, निर्माण उद्देश्य के लिए जो भी विभाग होते हैं वो क्या होते हैं, विभाग में किस प्रकार का अनुबंध समानता पालन होता है। तो जो भी हमारा वर्क होता है, जो भी डिपार्टमेंट होता है, वो हमारी निर्माण की बात करें, निर्माण उद्देश्य के लिए जो भी डिपार्टमेंट हमारा संभालता है वो कौन संभालता है, आइटम रेट वस्तु दर संभालता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कई सारे एग्जामों में, तो इसको भी आप नोट कर लेना। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष, ठीक है, पीडब्ल्यूडी का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है, जो सीधे सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी होता है वो कौन होता है, मुख्य इंजीनियर होता है। कौन होता है, चीफ इंजीनियर होता है। अगर अधीक्षण इंजीनियर की बात करें तो ये जितने भी हमारे वर्क होते हैं, ठीक है, कोई है कि एक इंचार्ज होता है किसी वर्क को करने के लिए पूरी कंप्लीट कराते हुए, वो होती है हमारे अधीक्षण इंजीनियर के अंदर होते हैं। और सहायक इंजीनियर वो होता है जो किसी चीफ या अधीक्षण इंजीनियर के अंडर में काम करता है, ठीक है। और वही कार्यपालक की बात करें तो जितने भी हमारे टैक्सेस, ठीक है, या कि इंश्योरेंस या जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसे लॉ से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, ये कौन देखता है, कार्यपालक इंजीनियर देखता है। तो अब मैं चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता। तो बस यहाँ पूछ रहा है कि जो प्रशासनिक जो सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है वो कौन सा हमारा होता है, चीफ इंजीनियर होता है, जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। अधीक्षण इंजीनियर वही होता है जो गवर्नमेंट अपने रूल के अकॉर्डिंग इसको, ठीक है, अधीक्षण के बारे में कहा गया है, अब रूल के अकॉर्डिंग इसको गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर देते। किसी मान लो डिपार्टमेंट हो गई, एक किसी कोई आदमी अगर ज़रूरत पड़ रहा है गवर्नमेंट को कि हमें एक हेड इंजीनियर जो नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अगर उसको प्रमोट करके कि उस काम को कराया जाए तो वही होती है अधीक्षण इंजीनियर होती है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पर, ठीक है,
ये PERT के बारे में, विश्लेषण में समय गतिविधियों को पालन घटना के संभावित का अनुमान, या और कैसे पूछ सकते हैं, पर्ट के विश्लेषण में समापन समय को दर्शाने के लिए प्रायिकता का वर्गीकरण किया गया है। तो कौन सी हमारी प्रायिकता वर्गीकरण की जाती है किसकी, तो कौन से हमारा अप्रोच होना चाहिए किसमें, पर्ट में होनी चाहिए। तो पर्ट में हम जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं अगर CPM की, तो CPM में हम क्या करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। CPM में हम बात करते हैं किस डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वर्क की। और अगर वही मैं बात करूं पर्ट में, तो पर्ट में हम बात करते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया को, ठीक है, वर्गीकरण को हम एडॉप्ट करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 में कह रहे हैं कि माइलस्टोन चार्ट किसका एक सुधरा रूप है, ठीक है, इनमें से कौन सा है जिसका माइलस्टोन क्या है, एक सुधरा रूप है। तो माइलस्टोन जो चार्ट है वो किसका है, बार चार्ट का एक सुधरा रूप है। इसे बनाने वाले हैं गैंट साहब। गैंट एक हेनरी गैंट एक साहब थे जिन्होंने क्या किया है, गैंट इन्होंने ही बार चार्ट को भी पहले उन्होंने बनाया था, फिर बाद में उन्हें लगा कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, मान लो ये एक्टिविटी मेरी ए है, ये मेरी एक्टिविटी क्या है, ये बी है, तो इन्होंने बताया कि जब मैं किसी एक वाले को काम को कर रहा हूँ, तो उन्होंने बस एक बताया कि हाँ मैं अगर ये फाउंडेशन का वर्क कर रहा हूँ तो बस फाउंडेशन है, ये मैं अगर वॉल चला रहा हूँ तो वॉल की बात की जा रही थी। मान लो कोई एक्टिविटी, अगर मान लो यहाँ छत की हमारी ढलाई की बात कर रही है, तो ये सी एक्टिविटी तो बस छत की बात है, लेकिन ये नहीं है कि फाउंडेशन में कैसे हम खुदाई करेंगे, कब खुदाई करेंगे, ये कोई हमारा टाइम पीरियड या कोई भी एक गिवन एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो इसी को क्या किया इन्होंने बाद में एक सब एक्टिविटी के रूप में एक्सप्लेन कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, इसी को बार चार्ट को इम्प्रूव करके माइलस्टोन चार्ट बनाया, सब एक्टिविटी दे दी। इसमें क्या किया, 1 2 3 अलग अलग नंबर दे दिए एरो के थ्रू, और फिर बता दिए कि ए, अगर मान लो अगर मुझे अगर पाइप बिछानी है तो बता दिया इन्होंने कि ए का क्या है, हम पाइप को जाएंगे पहले जहाँ से ख़रीदेंगे वहाँ बात करेंगे क्या इसका रेट है, कैसे उसके हमें कौन सी वाली यूज करें, किस डाई यूज करनी है। फिर बी में बताया इन्होंने कि कैसे उसका इंस्पेक्शन करना है कि क्या वो ठीक है, पाइप ये एडजस्ट कर जाएगी जहाँ हम लेंग करेंगे। तो ये 2 हो गई। अगर मान लो 3 हो गई तो 3 के बारे में इन्होंने बता दिया कि 3 के बारे में कैसे हम उसे बिछाएंगे, क्या उसकी लेबलिंग होगी। ये सारे जब सब एक्टिविटी की भी बात की जाए तो कौन सी होती है, हमारी माइलस्टोन चार्ट होती है। वही हमारा क्या, बार चार्ट का एक सुधरा रूप होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैंट चार्ट दर्शाता है, अब कह रहे हैं कि गैंट चार्ट क्या दर्शाता है। गैंट चार्ट जो भी एक्चुअल वर्क होती है, ठीक है, ये मान लो अगर ये गैंट चार्ट हो गया तो जो भी एक्चुअल वर्क होता है वो क्या होता है, जो भी एक्चुअल आपने टाइम गिवन दे कर रखे हो और जो भी आपका प्रोसेस जो चल रहा है, इन दोनों के बीच का जो भी कंपैरिजन होता है वही क्या होती है, हमारी गैंट चार्ट होती है। कहने का मतलब है कि निर्धारित प्रक्रिया, सी ऑप्शन ही सही है, निर्धारित प्रक्रिया और वास्तविक प्रक्रिया में तुलना की जा रही है, कंपैरिजन की जा रही है। जो भी आपने टाइम गिवन दे रखे हैं और जिसमें एक्चुअल में हो रहा है उन दोनों का कंपैरिजन करना गैंट चार्ट कहता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्रांतिक पथ विधि से जब एक विशेष कार्य किया जाता है, क्रिटिकल पाथ की बात हो रही है, क्रिटिकल पाथ CPM मेथड से किसी एक विशेष कार्य को किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, वो हमारी क्या होती है, एक्टिविटी होती है। कभी भी हमारी CPM में बात होती है किसी को करने के लिए, ठीक है, विशेष कार्य को, तो कौन करता है, वो एक्टिविटी के थ्रू होती है। अब हम आते हैं 41 क्वेश्चन पे। कह रहे निर्माण योजना प्रोजेक्ट में जो भी हमारी निर्माण कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मुक्त फ्री फ्लोट, मुक्त बहाव निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है। तो जो भी हमारा प्रक्रिया होती है कौन सी, मुक्त बहाव की, फ्री फ्लोट की, वो होती है हमारी केवल वही जो वर्क होते हैं, ठीक है। मान लो ये अगर मेरी एक्टिविटी है तो बस इसी एक्टिविटी की ही बात की जाती है, एक्स्ट्रा और लेबल टाइम होती है जो आगे, ठीक है, आगामी प्रक्रिया को बिना प्रभावित किए ही काम करती है, वही होती है हमारी क्या, फ्री फ्लोट होती है। तो वही हो गई कि जो विशेष प्रक्रिया होती है उसी को ही हम बस क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो इफेक्ट करती है वो होती है फ्री फ्लोट। तो इसके हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल उसी प्रक्रिया की ही बात की जाती है, किसके लिए, उस निर्माण योजना प्रोजेक्ट में मुक्त बहाव के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्ट का मतलब है, मैंने ऊपर एक बार बता दिया कि पर्ट का पूरा नाम पूछना ही पूछना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इस चीज़ को भी एक जगह क्या करना, लिख के रख लेना कि जिससे आप भूलो ना। तो ये आपका MCQ के पेपर होने वाले हैं, तो यही है कि आप बस इसको देखना और क्लियर देखना कि कहने क्या चाह रहे हैं। ऑप्शन कई बार आप क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या होना चाहिए, तो जब आपको कन्फर्म याद रहेगा तभी आप क्या करोगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन को चूज कर पाओगे।
तो पर्ट का मतलब पूछ रहा, पर्ट का पहले क्या करो आप एक जगह लिख ही लो। तो देख लो प्रोग्राम, ठीक है, मैंने बताया ना प्रोग्राम होता है इवोल्यूशन, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। लेकिन अगर ऑप्शंस में बात करें तो कह रहा है कि प्रोग्राम एस्टिमेशन होता ही नहीं है पर्ट। कह रहा है प्रोग्राम एस्टिमेशन, इसमें भी एस्टिमेशन की बात करें, यहाँ भी एस्टिमेशन, ये तो होने नहीं, क्योंकि वो क्या होती है इवेल्यूशन होती है, इवेलुएट की जाती है किसी वर्क को, प्रोजेक्ट को। तो अब हम देखेंगे तो सी ऑप्शन कह रहा है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, यही क्या हो जाएगी हमारी सही हो जाएगी। तो पर्ट का पूरा नाम क्या होता है, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि परिवर्तन और पुनर्निर्धारण या पुनर्योजना की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब देखो परिवर्तन और पुनर्निर्धारण या परियोजना, ये कोई भी काम, मान लो अगर आप कोई करते हो, मान लो जैसे कि आपका कोई, आप आज कोई काम करने वाले थे, आप कोई काम उसमें क्या हो गया, आपको चेंजेज हो गया, तो आप क्या करते हो जब चेंज होता है काम तो उसे अपडेट करते हो ना, कि फिर क्या करो एक नई प्लानिंग बनाते हो, पुनर्योजना करते हो कि कैसे मैं दोबारा उसको कंप्लीट कर लूँ। तो एक तरीके से क्या एक अपडेटिंग हो गई ना, तो वही होती है क्या, अद्यतन कहलाती है, अपडेटिंग कहलाती है। कौन सी, परिवर्तन और पुनर्निर्धारण या पुनर्योजना की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अद्यतन कहते हैं। अब हम बात करते हैं संसाधन समतुलन। संसाधन समतुलन वो होता है जब किसी जो भी प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें कितने भी काम हो, ठीक है, जैसे रिसोर्स टाइम हो, इन सब को आप बिना चेंज किए ही उसको क्या हो कंप्लीट करते हो। लेकिन आपके पास क्या होती है, फाइंड आउट करने टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप क्या करते हो जो रिसोर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं एक कम होते हैं। और वही कहता है संसाधन चौरसाई, ये होती है जब आपके पास रिसोर्स अनलिमिटेड हो लेकिन आपके पास टाइम क्या हो, कम हो। तो ये क्या होती है हमारी संसाधन चौरसाई के अंडर में आती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 44। इसमें कह रहे हैं कि समय में वृद्धि के साथ जो प्रत्यक्ष लागत को कम नहीं करता। समय में वृद्धि, एक चीज़ ध्यान रखो, समय में वृद्धि के साथ जो प्रत्यक्ष लागत को कम नहीं करता वह समय होता है। जब मैं क्रैश जो भी डायरेक्ट कास्ट, ठीक है, डायरेक्ट कास्ट का अगर मैं यहाँ अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो कैसे बन रहा था, यहाँ मेरा सी क्रैश टाइम हो रहा था, यहाँ नॉर्मल क्रैश टाइम ठीक था, CM था, ऐसे ही ये डिनोट हो रहा था, ऐसे जा रहा था ना। फिर एक यहाँ आ रहा था, ये मेरा लाइन TN था और ये मेरा क्रैश टाइम TC था। तो कह रहे हैं कि समय में वृद्धि के साथ जो प्रत्यक्ष लागत को कम नहीं करता, इसके जो भी टाइम पीरियड था इसको कम नहीं किया जा सकता, ये वाली टाइम को, ठीक है, जो ये वाली टाइम पीरियड इसको हम कम नहीं कर सकते। वही क्या होगी, नॉर्मल टाइम हो गई, साधारण समय हो गई, वो कौन सी प्रत्यक्ष लागत में कम नहीं करते तो हमारी साधारण समय हो कहलाती हैं। देखो यहाँ कम नहीं किया जा सकता ना, ये जो चार्ट होता है ऐसे ग्राफिकली आगे बढ़ता चला जाता है, कभी लेस नहीं होता। अगर इससे कम होगा तो आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और इसे आप दोबारा रीशेड्यूल करने होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्रांतिक क्रिया होती है, ठीक है, क्रांतिक क्रिया के बारे में बात की जा रही है। क्रांतिक क्रिया होती है जो भी हमारा मिनिमम फ्लोट होता है, क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी होती है, जो भी मिनिमम फ्लोट होती है वही हमारी क्या होती है, क्रांतिक क्रिया होती है, प्रक्रिया जो भी होती है। तो ये होती है हमारी क्या होती है, मिनिमम फ्लोट होती है, यही हमारी हो गया, यही न्यूनतम प्लाव, ये हमारी क्या होगी, क्रांतिक क्रिया होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ बात कर रहा है कि पर्ट विश्लेषण में शैथिल्य काल या मंदी समय। अब देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्लेषण में जो शैथिल्य काल होता है, ठीक है, जो मंदी समय होता है वो क्या होता है, आगे इन्होंने जोड़ रखे हैं, वो होती है हमारी जो भी टोटल घटनाओं का एक न्यूनतम टाइम पीरियड होता है, क्या होता है, शैथिल्य काल या मंदी समय होता है, किसमें, पर्ट में होता है। तो यहाँ उन्होंने कह रखी कि जो क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल इवेंट जो होता है उसका न्यूनतम टाइम पीरियड होती है, क्या होती है, मंदी समय होती है। अब हम बात करते हैं 47 की। मंदी समय का संदर्भित है, देखो फिर यहाँ पूछ लिया, मंदी समय क्या हो गई, वो हमारी संबंध किससे करती है, पर्ट में इवेंट घटना के बारे में बताती है, कौन, मंदी समय की बात की जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर इन्होंने कह रहे हैं कि ये बताइए सिविल इंजीनियरिंग निर्माण के लिए प्रयुक्त संगठन का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। देखो सिविल इंजीनियरिंग की जितने भी हम PWD वर्क में काम करते हैं वो कौन सी होती है, हमारी लाइन और स्टॉप संगठन होती है। ये इस चीज़ को अच्छे से लिख लो, याद के लिए भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, और ये इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके पूछ दिया है। क्या कह रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग निर्माण के लिए जो भी संगठन ऑर्गेनाइज की जाती है वो कौन सी होती है, लाइन एंड स्टाफ होती है। इसमें क्या होता है, एक हेड होते हैं, फिर उसमें आपकी एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, WBS के थ्रू शो किया जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं, इसमें एक हो गए, मान लो अगर यहाँ एक मैनेजर हो गए,
मैनेजर के अंडर में जो भी HR लोग काम करते हैं, फिर HR जो भी बाकी का और लोगों को देखता रहता है, जो एम्प्लॉय होते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारे क्या होते हैं, ये एक लाइन एंड स्टॉप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, किसमें हमारी ये सिविल इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के ठीक है, उसमें कह रहे हैं कि बहुउपयोगी उपकरण जो होती है, जिसका प्रयोग क्या होता है, प्रबलीकरण जो भी बीम होती है, RCC की स्तंभ, RCC के कॉलम होते हैं, के लिए किया जाता है। जो भी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, मान लो कोई टावर बिल्डिंग बना रहा है, कोई टावर बिल्डिंग जब बनाते हो आप, तो क्या होता है उसमें, क्या होता है, नीचे से आप उठा के ले जाते हो ना, मान लो यहाँ से पहले ही प्रिकास्ट कर ले, तो फिर लाके इन्हें इंस्टॉल करते रहते हो, अपनी जिस जगह पे करनी होती है। तो वही कह रहा है कि जो भी बीम और कॉलम होते हैं, उनके लिए कौन सी हमारा सबसे बहुउपयोगी उपकरण होता है, वो क्या होती है, डायरेक्ट क्रेन होती है। ठीक है, जो हमको इसको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते रहते हैं पर्टिकुलर प्रिकास्ट के रूप में। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के। जो अब मैंने बताया था कि डेली हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन डेली लेके आएंगे आपकी शेड्यूल में, क्योंकि आपके 50 क्वेश्चन के पेपर होने हैं। और डेली क्वेश्चन कितने टाइम पीरियड में करेंगे, 1.5 घंटे से कम टाइम पीरियड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को एक तरीके से आपकी टेस्ट सीरीज के तौर पे प्रैक्टिस होती रहेगी। और साथ में आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि आपको ज़्यादा समय, एग्ज़ाम में भी से क्या हो सकता है कि आप ज़्यादा समय ले लो, तो उस ज़्यादा समय को ही यहाँ हम कम कर रिड्यूस करने के लिए ही ऐसे टेस्ट लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी और सारी वीडियो बनाई जा चुकी हैं बहुत सारे लेक्चर के, तो उन्हें भी देखते रहिए, जिससे कि आप लोग को और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और बाकी कोशिश करना कि ये हर वीडियो अब जो आएगी, एक तरीके से आपकी टेस्ट सीरीज वीडियो है 50-50 पैटर्न की, और 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने के क्वेश्चन चांसेस रहते हैं, इसलिए अपने दोस्तों में सबको शेयर करना। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के, निम्न में से एक उद्यमिता नहीं है। कह रहे हैं इसमें से उद्यमिता कौन सी नहीं है, तो इसमें से जो भी हमारे डेली के वर्क होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो उद्यमिता क्या होता, क्या इंडस्ट्री होती क्या, जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो, मान लो अपना कोई प्रोजेक्ट की स्टार्ट कर रहे हो, वो हो गई, ठीक है, तो और या उसका स्रोत क्या, आपके रिसोर्स या क्या टाइमिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये उद्यमिता के प्रकार आते हैं। लेकिन जो हमारे डेली के काम होते हैं वो क्या होते हैं, उद्यमिता में नहीं आते हैं। प्रतिदिन जो प्रबंधन करते हो वो हमारे डेली के काम में नहीं आते हैं। जिसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगी, उद्यमिता नहीं है। उद्यमिता क्या है, नए व्यापार का निर्माण और स्रोतों का तालमेल, और जो भी प्रोजेक्ट के वर्क में, ठीक है, जो काम होने में होते हैं, जो भी रिसोर्स या टाइम की, वो भी क्या होती है, हमारी उद्यमिता में ही आते हैं। अब यहाँ तक मैंने बात कर लिया, अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट कल से आपके 51 क्वेश्चन से आगे की, और ये डेली आते रहेंगे जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। और इसकी फाइनल PDF आपको जब कंप्लीट कर दी जाएगी, तब आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। और आप क्या क्या करना, टेलीग्राम चैनल जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जुड़ जाना। और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर बताना। और आई होप हम लोग को कोशिश यही होगी कि आप लोग को अच्छे से समझ आ रही होगी, तो कोशिश ये करो कि और पढ़ाई करते रहो। और आपके पास समय कम है, इसलिए अब हमने कोशिश यही कर रहे हैं कि आपके एक पैटर्न के थ्रू लेके आएँ पेपर, जिससे कि आपको यहाँ से ही डायरेक्ट रिवीजन होती रहे। थैंक यू, जय हिंद।